Hi, today is 31st of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। पहला है कोरोना वायरस सार्स, नोवल कोरोना वायरस, इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है, विल हैव अ लुक अबाउट दैट। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम इसके बारे में जानेंगे। देन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एंड सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन विल रीड अबाउट केमिकल्स टू राइपन फ्रूट्स, एमपी ट्राइबल्स माधव नेशनल पार्क, हम इसके बारे में देखेंगे। देन विल रीड अबाउट सूरजकुंड मेला, डिफेंस एक्सपो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर जो कल हमने न्यूज में देखा था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 में 24 वीक्स जो लिमिट किया है, विल हैव अ लुक ऑन दैट। कोरोना वायरस हम देखेंगे, आयुष मिनिस्ट्री ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन विल रीड अबाउट सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, Brexit, Britain exit, then we'll read about Rani Rampal, hockey player. So let us start discussion of today's newspaper The Hindu, 31st of January 2030. ये पहला न्यूज आइटम है। कंट्री में पहला कोरोना वायरस इन्फेक्शन कंफर्म हो गया है केरला में। कोरोना वायरस क्या थे? ये एक ग्रुप ऑफ पैथोजेंस थे, जैसे कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एनिमल्स से ह्यूमन में आए, अब ह्यूमंस टू ह्यूमन इनका ट्रांसफर हो रहा है। तो जो पहला अभी केसेस थे वो थे वुहान चाइना में, अब वो इंडिया में भी केसेस आ गए बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है। सो दे आर स्प्रेडिंग, द वायरस इज स्प्रेडिंग इन दिस मैनर। इसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी गाइडलाइंस है कि आप कफिंग और स्नीजिंग करो तो अपने माउथ और नोज को कवर करो टिश्यू से। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद एनीवन दैट हैज फीवर एंड कफ। थॉरोली कुक करो मीट को और एग को, कच्चा नहीं खाना है। अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉन्टेक्ट विद लाइव, वाइल्ड और फार्म एनिमल्स, इन सबसे दूर रहो। इससे इस वायरस का स्प्रेड स्टॉप किया जा सकता है। देन व्हाट इज 2019, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये इन्फोग्राफिक्स रिलीज किए हैं कि एक नया वायरस है, वुहान में आया है। ये कोरोना वायरस कैटेगरी पैथोजेंस से बिलोंग करता है। इसका जो सोर्स है वो एनिमल्स है, एनिमल से सी फूड और एनिमल मार्केट से ये ह्यूमंस में आया, देन ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। फीवर, कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। देन कफ, फीवर, डिफिकल्टी हो रही है, देन यू शुड गेट योर सेल्फ टेस्टेड। 14 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सो दीज आर सम जनरल गाइडलाइंस। मेडिकल में ऐसा बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो वी नीड टू फॉलो दीज प्रिवेंटिव हैबिट्स। ये आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग अपने हाथ से कवर करो। केयरिंग फॉर सिक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यू प्रिपेयर फूड, बिफोर ईटिंग वी नीड टू मेंटेन द हाइजीन। हाइजीन अगर अच्छा रहता है तो बहुत सारी डिसीजेस अपने आप ही आप उससे बच जाते हो। सो दिस इज पेज नंबर 1। नाउ दिस इज पेज नंबर 2 और ये है पेज नंबर 2। देन दिस इज पेज नंबर 3। इस न्यूज के बारे में देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जनरल एडवाइजरी दी है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। कल हमने देखा था ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आज हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 से आई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमेशा किसी आर्टिकल से बैकिंग होती है, और जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है उसकी बैकिंग होती है आपकी लॉ ऑफ पार्लियामेंट से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट सेले और एलसी और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का ये इलेक्शन करवाती है। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें इसके डिटेल्ड प्रोसीजर दिए हैं कि इसको क्या पावर्स हैं, कैसे काम करना है। ऑल दीज थिंग्स आर रिटन ओवर देयर। नाउ जो जुडिशरी है, यूपीएससी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जो सीईसी है, उसको भी सेम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी दी गई है। 1950 में सीईसी इलेक्शन कमीशन बना था, इसमें एक सीईसी था और 2 ईसी थे। ये बाद में एक्सपैंड हुआ, देन फिर फर्दर रिड्यूस हुआ। तो सीईसी और 2 ईसी अभी प्रेजेंटली इलेक्शन कमीशन में होते हैं। जो इनका डिसीजन होता है ना, वो मेजॉरिटी वोट पे होता है, इन तीनों के मेजॉरिटी वोट से होता है। सीईसी का रिमूवल जो है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंडेंट है, मतलब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जैसा है। जैसा 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको हटाने के लिए और प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी चाहिए, तो सेम मैनर पे आप सीईसी को हटा सकते हो। ये बताता है कि इन्हें अश्योरेंस ऑफ टेन्योर मिला गया है ताकि ये बहुत फ्रीली काम कर सके। इनका टर्म्स फिक्स्ड है। देन पोस्ट रिटायरमेंट इनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आगे और भी काम कर सकते हैं। देन इनके जो रूल्स हैं इनको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, एडवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल।
इनका काम है डिलिमिटेशन करना, इलेक्टोरल रूल्स बनाना, रिकॉग्निशन देना पॉलिटिकल पार्टीज को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रखना, इलेक्शंस को सुपरवाइज करना, एटसेट्रा। सो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का हार्ट एंड सोल होता है इलेक्शन, और इलेक्शन का हार्ट एंड सोल होता है दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दैट इज वाई एक स्ट्रॉन्ग, प्रोएक्टिव और इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इलेक्शन कमीशन होना बहुत जरूरी है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। Now, this is NGT tells board of all states to file report on pollution by dairy farms. NGT अगेन देखो, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, तो ये क्या हुई, ये हुई स्टैट्यूटरी बॉडी, ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है। ये एक ट्राइब्यूनल है, इसका मतलब है ये एक स्पेसिफिक केसेस देखेगी, जैसे कि एनवायरमेंटल केसेस। 6 मंथ्स के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है केसेस को। ये नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करती है, तो CRPC जो है ये उससे बाउंडेड नहीं है। इसकी मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली में, भोपाल, पुणे, कोलकाता में इसकी, चेन्नई में, इन 4 जगह पे इसकी रीजनल ब्रांचेज है। CPCB जो है वो है स्टैट्यूटरी बॉडी, ये MOEF FCC के अंदर आती है। 1974 एक्ट, एयर, वाटर, नॉइज, ऐसे पॉल्यूशन होते हैं ना, तो CPCB इन सबको मॉनिटर करती है। अर्बन एरिया प्रोग्राम है, वाटर क्वालिटी, पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, इन सब पे CPCB का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के कारण ये जो नो बॉडीज है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ लिखा है केमिकल्स टू राइपन फ्रूट्स। फ्रूट्स एक अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो राइप होते हैं, पकते हैं, बट ये जो मार्केट वाले होते हैं ना, सेलर्स होते हैं, ये उनको आर्टिफिशियली जल्दी पका देते हैं ताकि उनकी सेल हो सके और मार्केट में इनका अच्छा बेनिफिट मिले, मुनाफा मिले। इसके लिए यूजुअली एक केमिकल आता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड CuC2 में जब मॉइस्चर से मिलता है तो बनती है एसिटिलीन गैस। ये नेचुरल राइपनिंग इफेक्ट देती है। अब कुछ जो होते हैं फ्रूट वाले, वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स भी डालते हैं, इससे बायो अक्यूमुलेशन हो जाता है, ये फ्रूट चेन में एंटर हो जाता है और ये बहुत हार्मफुल है, इससे जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर कि यूज ऑफ केमिकल है, इसको प्रोहिबिट करना बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल राइपनिंग इज has to be stopped. Then this is about dream of promised land shattered for MP tribals. एक माधव नेशनल पार्क है, ये है शिवपुरी मध्य प्रदेश में। ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं ना, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, मतलब यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट एंड एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। तो अगर नेशनल पार्क अगर नोटिफाई हो गया तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है विलेजर्स का, उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनका हैबिटेशन चेंज होता है, रिहैबिटेशन किया जाता है। अब इससे क्या होता है, उनका लाइवलीहुड चले जाता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स पे वो डिपेंडेंट होते हैं, बट इनको नेशनल पार्क में अब एक्सेस मिलना बंद हो गया। तो इसके लिए एक एक्ट है, वी शुड नो अबाउट इट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। सो ये वहां पे ये बात किया है। देन दिस इज पेज नंबर 6, दिस इज पेज नंबर 7। लुक एट दिस एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट है हिमाचल टूरिज्म का, और एडवर्टाइजमेंट में बात की है सूरजकुंड मेला का। सूरजकुंड मेला होता है हरियाणा में। ऐसा क्यों? देखो, जो सूरजकुंड मेला होता है ना, ये होता हरियाणा में है। ये इनिशिएटिव हरियाणा गवर्नमेंट का ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड क्यूजिन, इन सबको प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे सेव अवर कल्चर एंड आर्टिसंस, ये इसका मोटो है। जो हमारे आर्टिसंस हैं, ये इनको हमें एक प्लेटफॉर्म देना है और इनको एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ में इनका आर्ट भी बचना चाहिए और इनको एक लाइवलीहुड भी मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट दे ट्राई ओवर हियर। अब जो हरियाणा में फरीदाबाद में ये होता है, ये इनिशिएटिव है इनका, इसमें होती है स्टेट थीम, और इस बार की स्टेट थीम है हिमाचल प्रदेश। दैट इज वाई ये हिमाचल प्रदेश का ये एडवर्टाइजमेंट है। इसमें हिमाचल प्रदेश रिलेटेड वहाँ का कल्चर, वहाँ के आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्टिफैक्ट्स, इन सबको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा। सो दिस इज पेज नंबर 7। दिस इज पेज नंबर 8। ये है हेल प्रोडक्ट्स ऑन टू हॉग लाइमलाइट एट डिफेंस एक्सपो। ये डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हो रहा है? डिफेंस एक्सपो हो रहा है लखनऊ में। ये 11th डिफेंस एक्सपो है। ये बाईएनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में होती है। यहाँ शोकेस करते हैं केपेबिलिटी टू प्रमोट एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो यहाँ बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपना शोकेस करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपने प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, ताकि उसका एक पूरा डिफेंस मार्केट को सेल एंड बाय, परचेजर एंड सेलर दोनों मिल सकें। यहाँ पे MOU भी साइन किया जाता है। अब इसमें आती है बात HAL की। HAL एरोस्पेस डिफेंस में इंडिया का लीडिंग है, ये प्लेटफॉर्म देता है। ये इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में।
HAL इज अ PSU. नाउ ये शो करेगा LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हेलीकॉप्टर, ये वाला हेलीकॉप्टर यहाँ पे शो होगा. देन यहाँ पे होगा आपको Su-30 का सिमुलेटर होगा और डॉर्नियर 228 सिविल प्लेन भी होंगे. वी नीड टू स्केल अप द प्रोडक्शन ऑफ दीज ऑल इक्विपमेंट्स. नाउ हमारा जो डिफेंस बजट है ये है 3.18 लाख करोड़ का. इतना हम इंपोर्ट बजट किया था हमारा. ये बहुत बड़ा अमाउंट है. हमें ज़रूरत है कि हम इसको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करें ताकि ये जो पैसा हमारा जा रहा है ना ये बच सके. इससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है ना उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इतने बड़े इम्पोर्ट होने के कारण. सो दिस इज़ पेज नंबर 8 and this is page number 9 and this is page number 10 editorial. ये है a deliverance extending the period of medical termination of pregnancy to 24 weeks is a boon for many. कल हमने न्यूज़ में देखा था ना कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है 24 वीक्स कर दिया है 22-24. एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 आया है. इसमें 22-24 गेस्टेशन लिमिट किया है. ये उनके लिए किया है जो सर्वाइवर ऑफ रेप है या फिर डिफरेंटली एबल्ड है या माइनर है और इनमें इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन किया जाएगा. ये सब चीज़ें ज़रूरी है बिकॉज ह्यूमन राइट्स वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड हमें सॉलिड साइंस की भी बैकिंग चाहिए. अब ये जो होते हैं ना ये अगर मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर सोसाइटी. क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो हैं जैसे मेन स्ट्रीम में आ रही है स्टैंडर्डाइज हो रही है सो दिस इज़ गुड. इससे जो इनका अननेसेसरी कई बार एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है. हमारी IMR रेट MMR रेट बहुत ज़्यादा हाई है. काफ़ी सारे केसेस रॉन्ग हो जाते हैं. सो अगर ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा सो दिस विल बी अ ग्रेट रिलीफ टू मैनी पीपल. सो ये है फॉर द रूरल पुअर अ मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस. कल हमने पढ़ा था ना MG नरेगा. ये उसका कॉन्टिन्यूएशन में ये बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो हमें डोमेस्टिक डिमांड और स्पेशली रूरल डिमांड को इंक्रीज करना ज़रूरी है. रूरल डिमांड तब होगी जब रूरल वेजेस हम इंक्रीज करेंगे और MG नरेगा उसमें कितना ज़रूरी है. सो इस आर्टिकल में द ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट दैट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन विलेजेस और जो रूरल इकोनॉमी है रूरल जो पैसा है वो हमें रूरल इकोनॉमी में पंप करना ज़रूरी है. रूरल डिमांड को इंक्रीज करना इट्स इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज अबाउट सिंबल्स एंड स्लोगन्स ऑफ सब्सटेंसेस. द एंथम एम्बल्म्स एंड आइकन्स that define the idea of India have made a vibrant return to the public spheres. मतलब कि अगर आप कोई भी मूवमेंट देखो मास मूवमेंट देखो या फिर आप कोई भी एक प्रैक्टिसेस देखो उन सब में वहाँ का एम्बलम क्या है एंथम क्या है लोगो क्या है मोटिव क्या है थीम क्या है ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. इट बाइंड्स पीपल टुगेदर. जैसे कि टैगोर्स पोयम नेहरू के स्पीचेस गांधीज खादी एंड चरखा सारनाथ का लायन कैपिटल ये सब एक सिंबल बन गए हैं. धमा चक्र अशोका का placed at the center of national flag. These were not random choices, not empty gesture, but rather symbols of substances that held millions of newly minted Indian citizens together, bind करके रखते हैं in a shared dream of freedom, equality and justice. So the author has talked about कि हमें इन emblems से inspiration लेके we need to work on letter and spirit both in these philosophies, in these beliefs and systems. So this is page number 10 and this is page number 11. जो freedom of speech है हमें constitutional right है ये इसको फिर से रिव्यू करना चाहिए. इस पे जो restrictions आ रहे हैं अभी रिसेंटली देखा है गवर्नमेंट इंटरनेट बैन किया था एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी कई जगह restrictions है. So the if we look at the point of view of administration then freedom of speech is not फ्री. ये एब्सोल्यूट नहीं होती है. अगर इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है डिफिकल्ट हो रही है या फिर ये किसी दूसरे के फ्रीडम या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हैम्पर कर रहा है देन देयर आर वेज कि हम इस पर कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं. इस पूरे बैकड्रॉप में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इनको एक बार फिर से रिव्यू करें. दिस इज व्हाट दे हैव टॉक्ड ओवर हियर. देन दिस इज अबाउट अ ट्रबलिंग प्रिस्क्रिप्शन. कल हमने देखा था ना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एडवर्टाइजमेंट था कि कोरोना वायरस का एंटीडोट है. ये कई बार मिसलीडिंग होता है. सी इट इज़ नॉट लाइक कि ये अच्छी चीज़ नहीं है. दीज आर गुड. आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा होम्योपैथी बट इनके जो क्लेम्स है ना वो उनका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है. ऐसे में अगर किसी को सपोज कोरोना वायरस का कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं और वो केवल इन्हीं पे डिपेंडेंट रहेगा फॉर मोर देन वीक और 2 देन फिर वो मेन स्ट्रीम मेडिसिन पे आएगा देन इट वुड बी अ ग्रेट लॉस. सो इसका इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो सेल्फ मेडिकेशन होता है ये बहुत डेंजरस होता है. खुद ही अपने आप का इलाज नहीं करना चाहिए. यू शुड गो एंड सीक अ regular doctor and regular hospital. Clinical validation नहीं है. So this is not against these Ayush ministry and these
दीज आर वेरी गुड. द पॉइंट इज अभी इनका क्लिनिकल ट्रायल नहीं है. दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड हियर. देन दिस इज पेज नंबर 12. निर्भया केस ये था ना, निर्भया केस में इन्होंने प्रेसिडेंट से प्री मर्सी की अपील किया था आर्टिकल 72 में. प्रेसिडेंट ने उसे रिजेक्ट किया तो उन्होंने उसे फिर रिव्यू पिटिशन देन क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है. तो मोस्ट प्रोबेबली दीज पीपल वुड बी, दीज कॉन्विक्ट्स वुड बी हैंग्ड. दिस इज अबाउट फेडरल वैल्यूज अंडरमाइन. इंडिया फेडरल है या यूनिटरी है? ये ना इंडिया क्वासी फेडरल है. हमारे यहाँ फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं. फेडरल फीचर्स हैं जैसे डुअल पॉलिटी, सेंटर में और स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है. सो दिस टेल्स कि हमारा फेडरल फीचर्स है. देन हमारा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, हमारी किताब है, वो रिटन है, एक जगह कॉन्क्रीट है, उसमें सारा मेंशन है, सारी चीज़ें. देन डिवीजन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है. केशवानंद भारती केस आ जाता है. आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी टू ब्रिंग एनी चेंजेस. देन हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. जुडिशरी अल्ट्रा वायरा डिक्लेयर कर देती है अगर कोई गलत लॉ बन जाता है पार्लियामेंट से. तो हमारे यहाँ बाई कैमरलिज्म है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है. तो ये जो फीचर्स हैं ये बताते हैं कि इंडिया में फेडरल है, इंडिया का नेचर गवर्नमेंट का. बट अब कुछ फीचर्स हैं वो यूनिटरी हैं, जैसे कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है, स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब स्टेट्स टूटते फूटते रहते हैं. जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 56 में, फिर तेलंगाना अलग हो गया और आंध्रा अलग हो गया. तो स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल. बट जो यूनियन है, यूनियन नहीं टूटना चाहिए. इंडिया नहीं टूटेगा. स्टेट्स को हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, पीपल्स नीड के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं. देन दिस इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता. हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में. नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन. जैसे यूपी से कितने सारे आते हैं बिकॉज उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है. सिक्किम और गोवा से कम मेंबर सेलेक्ट होकर आते हैं बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन कम है. जबकि यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट से 2 मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं. तो इंडिया में नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन है. इमरजेंसी पावर है 352, 60, 65. इसमें क्या होता है कि सेंट्रल रूल लग जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर ओवरटेक कर लेती है. तो इमरजेंसी पावर भी यूनियन की बात बोलती है. सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट के पास नहीं है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट, ये एक हायरार्की में चल रही है. ऑल इंडिया सर्विसेज है. इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है जैसे कैग. पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट होती है. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यूनिटरी पावर दिखाता है. इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है. वीटो डाल सकता है यूनियन ओवर स्टेट बिल्स. सो इंडिया स्टेट भी, एक यूनियन भी है और एक फेडरल फीचर्स भी है. अगर हम केसी वेरे साहब और इन सब की बातें देखें तो इंडिया एक क्वासी जुडिशियल कंट्री है. सो दिस इज saving the federal values as well as saving the unitary values. So this is page number 12. This is page number 13. यहाँ पे CDS की बात की है. CDS क्या होते हैं? ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं. इनको इसलिए बनाया गया ताकि जॉइंटनेस आ सके ऑपरेशन ऑफ ट्राई सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो और स्पीड से वर्क हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो. तो ये भी एक 4 स्टार जनरल होंगे. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के भी 4 स्टार जनरल होते हैं, ये भी 4 स्टार जनरल होंगे. जनरल बिपिन रावत हमारे फर्स्ट, अभी बिपिन रावत हमारे फर्स्ट, जनरल बिपिन रावत हमारे फर्स्ट 4 स्टार जनरल है और ये फर्स्ट CDS बने हैं. ये फर्स्ट अमंग इक्वल हैं. ये परमानेंट हेड होंगे COSC का, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है. देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आएगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर और इसको हेड करेंगे CDS और फिर ट्राई सर्विसेज इधर रिपोर्ट करेंगे. बट ये कोई मिलिट्री कमांड को हेड नहीं करेंगे. ये पर्पस यही है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को स्टॉप करें. प्रोक्योरमेंट को यहाँ पे लिखा है कैपिटल प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट की स्पीड इंक्रीज हो, एफिशिएंट यूजेस हो रिसोर्सेज के. और यू नो द टाइम इज चेंजिंग. बहुत तेजी से टाइम चेंज हो रहा है. जो चेंजेस पहले आने में लगते थे हंड्रेड्स ऑफ ईयर, अब वो डेकेड्स में हो रहे हैं, इवन ईयर्स में हो रहे हैं. वॉरफेयर अब पहले जैसी लड़ाइयाँ नहीं होती है. वॉरफेयर का नेचर चेंज हो गया है और बहुत स्विफ्ट ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है. सो दैट इज वाई वी नीड टू, हमने ये CDS लेके आए हैं और ये चेंजेस लिए हैं. सो दिस इज पेज नंबर 13. ये है पेज नंबर 14. ये देखो ग्लोबल स्प्रेड फैलता जा रहा है. ये वुहान इंडिया में भी अब आ गया है. सो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉश योर हैंड्स. एकदम स्नीज या कफ करते वक्त हाथ में रुमाल से मुंह को ढको और कोई भी अननेसेसरी कांटेक्ट में अगर आ रहे हैं तो कीप योर डिस्टेंस. देन हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इमीडिएटली रिपोर्ट एंड क्वारंटाइन. दिस इज
ब्रेग्जिट क्या है? देखो EU है, इसमें 28 मेंबर्स होते हैं, ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। ब्रिटेन इसका पार्ट था, ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया तो उसको बोलते हैं ब्रेग्जिट। ब्रिटेन का एग्जिट इज ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम EU इज ब्रेग्जिट। नाउ यूके को ना दी यूके बोलते हैं, नाउन में कभी भी कंट्री में द नहीं लगता है, द इंडिया नहीं बोलते हैं हम, द नेपाल नहीं बोलेंगे, द श्रीलंका नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पे अपन द यूके बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये ग्रुप ऑफ दिस आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ दिस टेरिटोरीज हैं, किंगडम्स हैं, ग्रुप ऑफ किंगडम्स हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, फेडरल है, इसलिए उसको दी यूएसए बोलते हैं अपन। ऐसे ही यहाँ पे अपन दी यूके बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड ये सब मिलके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये यूके बेसिकली एक आइलैंड है, ये मेनलैंड यूरोप में नहीं है। 2015 में डेविड कैमरून ने, कंजर्वेटिव पार्टी के थे, इन्होंने बोला कि हम EU से अलग हो सकते हैं, इसके लिए हम एक रेफरेंडम कराएंगे। और सब लोगों ने, सब नहीं, 50% डिवाइडेड था वोट भी, बट मेजॉरिटी जो आई उन्होंने कहा कि यस टू ब्रेग्जिट। इनको ये लगता था कि हम EU के साथ रहते हैं तो दिस इज ड्रैगिंग अवर इकोनॉमी एंड अवर ग्रोथ, सो हम इंडिपेंडेंट वॉक करेंगे। अब इस बात पे कैमरून ने रिजाइन किया। थेरेसा मे ने वहाँ की नई प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया बट उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो फाइनली वो भी रिजाइन कर दी। फिर बोरिस जॉनसन आए, इन्होंने री इलेक्शंस करवाए, इनको मेजॉरिटी मिल गई और अब फाइनली ब्रेग्जिट हो रहा है। ये सब कंजर्वेटिव पार्टी चल रही है यहाँ पे। नाउ जो ब्रिटिशर्स थे उसमें ऐसा मानते हैं कि दे देमसेल्व्स वर वेरी कंफ्यूज्ड। कुछ बोलते हैं अभी भी हमें जाना चाहिए, ब्रेग्जिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दे आर कंटेम्पलेटिंग ओवर दैट। अब इसमें एक इशू था आयरलैंड का भी। आयरलैंड एक सेपरेट आइलैंड है, इसका आधा पार्ट EU में, आयरलैंड एक सेपरेट कंट्री भी है, और जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो UK के साथ है। ये नॉर्दर्न आइलैंड UK के साथ है, इनके बीच में कोई बैरियर नहीं है। तो EU के हटने के बाद हम इसको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, दिस वॉज अ कंटेंशन था, पॉइंट ऑफ कंटेंशन। अब सॉफ्ट ब्रेग्जिट होगा या हार्ड ब्रेग्जिट होगा? सॉफ्ट मतलब विद डील्स एंड हार्ड मतलब विदाउट डील्स। तो इन सब चीज़ों में ब्रेग्जिट अभी फाइनली ये तो अप्रूव हो गया है कि ब्रेग्जिट हो रहा है, इस डेट पे हो जाएगा, बट इट इज स्टिल अ लॉन्ग रोड टू ट्रेवल। अभी पॉलिटिकल में हमें ब्रेग्जिट में सेपरेट डील्स करनी पड़ेगी, नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग टू डू, इवन स्टिल दे हैव टू डू अ लॉट मेनी थिंग्स। ये है पाकिस्तान के बारे में। टेरर अटैक ड्रॉप्स बाय 85% इन अ डेकेड इन पाकिस्तान, दिस इज अ गुड थिंग। पाकिस्तान अगर वीक हो रहा है तो दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया, बिकॉज एक जो स्टेबल डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, उससे डील करना इजी होता है। नॉन स्टेट एक्टर्स कभी भी ठीक नहीं होते हैं इन एनी एडमिनिस्ट्रेशन। हमेशा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज गुड फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। देन दिस इज पेज नंबर 15, दिस इज पेज नंबर 16 एंड दिस इज पेज नंबर 17, शोकेस। ये स्पोर्ट्स है, इंडिया ने ट्राई सीरीज जीता, फेडरर हार गया, जोकोविक फिर से जीत के फाइनल पहुंच गए। Then this is page number 19 and this is page number 20। यहाँ पे एक आर्टिकल है, अवार्ड फॉर रानी रामपाल। रानी रामपाल हॉकी की प्लेयर है, इनको फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर है जिन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर मिला है। दिस इज अ बिग फीट। सो दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने रानी रामपाल के बारे में देखा, इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर मिला है। देन ब्रेग्जिट के बारे में ब्रीफ लिया, CDS, वी टॉक्ड अबाउट यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स, देन वी टॉक्ड अबाउट this cabinet note for medical termination of pregnancy amendment bill 2020, then defense expo, सूरजकुंड मेला, हिमाचल प्रदेश थीम है आपकी बार, MP ट्राइबल्स, माधव नेशनल पार्क, केमिकल्स टू राइपन फूड, NGT एंड CPCB, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो गाइडलाइंस है हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस से फाइट कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, टेक केयर।